नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जो आपके आने वाली आपकी पीसीएस की परीक्षा है, समीक्षा अधिकारी है या अदर स्टेट एग्जाम है, जैसे आपका उत्तराखंड, एमपी, राजस्थान, मतलब जो भी एग्जाम हो जिसमें आपका इन्वायरमेंट सिलेबस में हो, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे पर्यावरणीय प्रमुख संस्थान और उद्यान। देखिए, सबसे पहले ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर दूसरे एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल कि शोध संस्थान नीरी। तो देखिए, शोध संस्थान नीरी स्थित है नागपुर, महाराष्ट्र में। केंद्रीय पक्षी शोधन संस्थान इज्जतनगर, बरेली में। भारत का सबसे विशाल संग्रहालय ये चेन्नई, और भारत का सबसे विशाल मछली घर ये मुंबई में है। सबसे विशाल चिड़ियाघर जो है वो अलीपुर, कोलकाता में। सबसे विशाल पक्षी उद्यान भरतपुर, राजस्थान में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्षेत्रफल में यह है क्रूगर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं अब। और सबसे अधिक जंतु संग्रह वाला जंतु उद्यान ये बर्लिन, जर्मनी में है। ठीक, अब हम कुछ देख लेते हैं पर्यावरणीय प्रभाव। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें, उनका स्रोत क्या होता है और उनका प्रभाव क्या है, ये देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका स्रोत है ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का दहन। ठीक है, जैसे पेट्रोल, कोयला, लकड़ी, इन सब से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और यह गैस पृथ्वी के ताप में वृद्धि करती है। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ऊर्जा उत्पादन में ईंधन का अधूरा दहन। ठीक है, जैसे कोई लकड़ी आप जला रहे हैं वो अधूरी जली हो, ठीक है, मतलब आग बुझ गई हो, धुआं उठ रहा हो, तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, और उसका अगर पूरा दहन करेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की हम बात कर रहे थे कि ऊर्जा उत्पादन में ईंधन का अधूरा दहन, इसका प्रभाव पड़ता है सांस और फेफड़ों पर। ठीक है, आपको सांस लेने में घुटन और फेफड़ों की समस्या होती है कार्बन मोनोऑक्साइड से। अगली गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि गंध युक्त ईंधन के दहन से होती है और इसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, इसका अम्लीय वर्षा में योगदान होता है सल्फर डाइऑक्साइड का। नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो भट्टियों में ईंधन के जलने से ये निकलती है और ताप वृद्धि और श्वास रोग इसके कारण होते हैं। ओजोन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, ये इसके स्रोत हैं और इससे फेफड़ों में क्षति होती है। मीथेन की बात करें तो ये प्राकृतिक गैस है। पशुपालन, चावल के खेत, कोयला खनन और अवशिष्ट पदार्थों से ये गैस निकलती है और ये भी पृथ्वी के तापमान की वृद्धि में इसका भी योगदान है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो एक प्रशीतन उपकरणों से निकलती है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ओजोन क्षरण और ताप में वृद्धि करती है। अन्य हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो औद्योगिक क्रियाओं के दौरान इसका उत्सर्जन होता है, जो कि ताप में वृद्धि करती है। आँखों में जलन भी इसी कारण से होता है। फ्लाई ऐश देखिए, ये कोयला आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र होते हैं वहाँ से ये निकलते हैं फ्लाई ऐश, जो कि अस्थमा और प्रतिरक्षा विज्ञानी प्रतिक्रियाएं इसके द्वारा होती हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम पर भी इफेक्ट डालती है और मतलब ये अस्थमेटिक लोगों पर, या फिर ये एक अस्थमा का एक कारक है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारी संविधान की जो सूचियां हैं उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो जो सब्जेक्ट हैं वो किस सूची में आते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। ठीक है, संघ सूची में क्या आता है, राज्य सूची में क्या आता है और समवर्ती सूची में क्या आता है, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं संघ सूची। ठीक है, संघीय सूची क्या होता है कि जिस पर केंद्र कानून बना सकती है। ठीक है, तो इसमें आता है परमाणु ऊर्जा, खनिज स्रोत, प्रतिरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मामले, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, जहाजरानी और मुख्य पोत पत्तन, ये सब्जेक्ट जो हैं ये संघ सूची के हैं। वहीं राज्य सूची के बारे में बात करें जिसमें राज्य कानून बना सकता है, तो ये है जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल, कृषि, सिंचाई, जल निकासी, श्मशान और एवं कब्रिस्तान। फिर अगला है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। इसमें आता है वन, वन्य जीव, परिवार कल्याण, खाद्य एवं वस्तु और पुरातात्विक स्थल। समवर्ती सूची के पांचों सब्जेक्ट आप बिल्कुल बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, अब कुछ अभयारण्य देख लेते हैं और वो किस राज्य में स्थित है ये भी देख लेते हैं। चलिए, सबसे है ये कुछ है, ये शरावती घाटी, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। शतकोशिया जॉर्ज पता है आपको, उड़ीसा में।
पिरोटन द्वीप गुजरात में, अटूर नगरम तेलंगाना में, गोरुमारा पश्चिम बंगाल में और पोचेरम तेलंगाना में। ये लिस्ट अलग से इसलिए दी गई है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऐसा उल्टा सीधा भी पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ठीक है, तो आपको पता है ये ओशियन बीचेस को ये दिया जाता है, तो इसके बारे में देख लीजिए कि भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत प्रमाणित समुद्र तट कौन कौन से हैं। सबसे पहले अक्टूबर 2022 में लक्षद्वीप के मिनकायथुंडी और कदमत समुद्र तट को ब्लू बीच की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया, ठीक है। ये ब्लू बीच होता क्या है, ये दुनिया के सर्वाधिक स्वच्छ समुद्र तटों को दिए जाने वाला एक इको लेवल है, ठीक है। जो भी स्वच्छ समुद्री तट होते हैं उनको दिया जाता है, और 2022 में जब ये मिनकायथुंडी और कदमत जो बीच था उसको इसमें शामिल किया गया, तो इसके तहत क्या हो गया, समुद्र तटों की संख्या जो है वो 12 हो गई ब्लू फ्लैग प्रमाणित, ठीक है। अब टोटल 12 हैं, कौन उनका नाम देख लीजिए। सबसे पहले शिवराजपुर गुजरात, पादुबिद्री कर्नाटक, कासरकोड कर्नाटक, कोवलम तमिलनाडु, कप्पड़ केरल, ईडन पुदुचेरी, गोल्डन उड़ीसा, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, घोगला दीव, राधानगर अंडमान निकोबार, कदमत बीच जो है लक्षद्वीप में और मिनकायथुंडी जो है ये लक्षद्वीप में। याद रखिएगा लेटेस्ट जो है 11वां और 12वां दोनों लक्षद्वीप का है, और नाम क्या है उसका, कदमत बीच और मिनकायथुंडी बीच, ठीक। ये अब अगला एक सवाल आता है कि जो इको लेवल दिया जाता है ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन की ओर से, ठीक। और इस पुरस्कार की पात्रता हासिल करने के लिए कड़े पर्यावरण, शैक्षिक सुरक्षा संबंधित और ये सारे मानदंडों को बरकरार रखना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया ब्लू फ्लैग प्रमाणन भारत में कितने हैं, इनकी संख्या 12 हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। सेकेंड, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा रामसर स्थल, ठीक है। तो इसमें देखिए 31 जनवरी 2024 को 5 नए रामसर स्थल के साथ भारत में अब कुल रामसर स्थल जो हैं वो 80 हो चुके हैं, ठीक है। और रामसर कन्वेंशन वेटलैंड समझौता 2 फरवरी 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर में हस्ताक्षर इसका किया गया था, इसीलिए इसको रामसर समझौता कहा जाता है। रामसर क्या है, एक शहर का नाम है जो कि ईरान में कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, और इसको देखिए वेटलैंड कन्वेंशन भी कहते हैं। यह 1975 में लागू हुआ और इसका औपचारिक नाम देख लीजिए, बड़ा सा नाम है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व विशेषकर जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्र भूमियों के विषय में संधि, शॉर्ट में उसे बोलते हैं वेटलैंड कन्वेंशन या फिर रामसर समझौता, ठीक। अब देखिए ये तो 1975 में लागू हुआ था, लेकिन भारत ने इस पे कब हस्ताक्षर किया था, तो 1982 में, ठीक है। और भारत में इस समझौते के इसके संरक्षण के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए, 80 का 80 तो याद करना इम्पॉसिबल है। लेटेस्ट जो 5 हैं उसको गूगल करके जरूर देख लीजिएगा कि कौन से हैं ये 5। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो ये पश्चिम बंगाल का है सुंदरवन आर्द्र भूमि जो कि 4230 वर्ग किलोमीटर का है। सबसे छोटा कौन सा है, तो ये है वेम्बन्नूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु का 0.19 वर्ग किलोमीटर, इतना छोटा। रामसर स्थलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो ये है तमिलनाडु में, कुल 16। अब दिशा वाइज देख लेते हैं, डायरेक्शन भी पूछता है हमारे एग्जाम में, वो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो सबसे ऊपर वाला उत्तरी रामसर स्थल कौन सा है, वुलर झील है। पूर्वी कौन सा है, लोकटक झील है। पश्चिमी है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, और सबसे नीचे दक्षिणी रामसर स्थल है अष्टमुडी झील। अब कुछ ऐसे राज्य जिसमें कोई रामसर स्थल ही नहीं है, तो ये इनका भी नाम देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। झारखंड, नागालैंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम, इन राज्यों में एक भी रामसर स्थल नहीं है, ठीक। अब विश्व स्तर पर देख लेते हैं कि विश्व में पहला रामसर स्थल कौन था। ये था ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप, जिसको 1974 में नामित किया गया, ठीक। और वहीं इसके इस संरक्षण में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, ये है बोलीविया, ठीक है। इसमें जो ये कन्वेंशन है COP,
इसमें पार्टियों की संख्या 172 है, ठीक है। 10 अक्टूबर 2021 तक का है डेटा, 172, इतना पूछा नहीं जाता है। आप बस याद रखिएगा कि विश्व का पहला, ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग, भारत में सबसे बड़ा छोटा डायरेक्शन वाइज, किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। एक अगर आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं वो देख लीजिएगा, ठीक। अब एक बार इनका नाम भी देख लेते हैं पूरा। चलिए मैं आपको पढ़ के बता ही देती हूँ पूरा नाम, ठीक। 80 के 80। चलिए फिर शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे, तिथि वगैरह नहीं देखेंगे, कौन सा कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में, सिर्फ इतना देखेंगे। अष्टमुडी आर्द्रभूमि केरल में है। अष्टमुडी आर्द्रभूमि जो है वो केरल में स्थित है। ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में। भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में, एग्जाम में पूछा गया है। चंद्रताल भी एग्जाम में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में है। चिल्का झील सबको पता है, उड़ीसा में है। दीपोर झील भी एग्जाम में पूछा गया है, आसाम में। पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल। हरिके झील पंजाब में है। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में। कबरदाल एग्जाम में पूछा गया है, बिहार में है। कांजली झील पंजाब में। केवलादेव खाना एनपी राजस्थान में है, केवलादेव एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, इम्पॉर्टेंट है। लोकटक झील इम्पॉर्टेंट है मणिपुर में, क्योंकि ये देश का, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ, ठीक है, तैरती हुई ये झील है। लोनार झील इम्पॉर्टेंट है महाराष्ट्र में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। नंदुर मदमेश्वरी महाराष्ट्र में। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप लोग पीसीएस का मेंस आरओ टारगेट कर रहे हैं तो। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी उत्तर प्रदेश में है। फिर पॉइंट कैलीमेरी वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। पोंगबाद झील हिमाचल प्रदेश में। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। रोपड़ झील पंजाब में। रुद्रसागर याद करिएगा, रुद्रसागर जो है वो त्रिपुरा में है। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंट। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट। सांभर झील राजस्थान सभी को पता है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सरसाई नवार झील उत्तर प्रदेश में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका सस्थाम कोट्टा झील केरल में है। सुंदरबन आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल में। सुरिनसर मानसर झील जम्मू कश्मीर में। सुर सरोवर 41वां है वन्यजीव अभ्यारण्य, 41वां रामसर स्थल है, ये है आपका उत्तर प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में। सोकार आर्द्रभूमि परिसर लद्दाख में। सो मोरिरी झील लद्दाख में। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में, इंपॉर्टेंट। वेम्बनाड कोल वेटलैंड केरल में। वुलर झील जम्मू कश्मीर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में। वाधवाना वेटलैंड गुजरात में। हैदरपुर आर्द्रभूमि मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश में, 2021 में बनाई गई थी। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में। बखीरा वन्यजीव इंपॉर्टेंट है, 2022 में उत्तर प्रदेश का है ये बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। करकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में। पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु में। पाला आर्द्रभूमि जो है ये मिजोरम में है। बाप रे। फिर है सांख्य सागर मध्य प्रदेश में। सिरपुर वेटलैंड जो है मध्य प्रदेश में है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है। नंदा झील गोवा में। सतकोसिया जॉर्ज इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में है। फिर तमिलनाडु वाले देख लेते हैं। उदया मार्थनपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। वेदांतगल ये भी तमिलनाडु। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य भी तमिलनाडु। वेम्बन्नूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु। कुंतकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। फिर है टम्पारा झील या तम्पारा झील उड़ीसा में है। हीराकुंड जलाशय भी उड़ीसा में है। अंशुपा झील भी उड़ीसा में। यशवंत सागर मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट पूछा गया एग्जाम में यशवंत सागर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। वुडवूर पक्षी अभ्यारण्य भी तमिलनाडु में है। कंजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य भी तमिलनाडु में है। थाणे क्रीक महाराष्ट्र में। हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये भी जम्मू कश्मीर में है। ये इंपॉर्टेंट है जो लेटेस्ट 5 बनाए गए। इसमें देखिए
76 नंबर पे है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, जो कि कर्नाटक में है। इनको देखिए 31 जनवरी 2024 को घोषित किया गया था। अघनाशिनी ज्वारनदमुख कर्नाटक में है। मगाधीकेरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में और लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में। ठीक है, 3 कर्नाटक के, 2 तमिलनाडु के। ठीक है, तो ये हो गया। अब लगे हाथ देख लेते हैं कि राज्यवार रामसर स्थल और उनकी संख्या। ठीक है, राज्यवार सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में 16, दूसरे नंबर पे आता है वो हमारा उत्तर प्रदेश 10, तीसरे नंबर पे पंजाब में 6, जम्मू कश्मीर में 5। ठीक है, तो बस इससे ज़्यादा मत देखिएगा। अब उत्तर प्रदेश में जो 10 रामसर स्थल हैं उनका नाम और किस जिले में स्थित है ये भी देख लीजिए। सबसे पहले है हैदरपुर वेटलैंड, जो कि बिजनौर से करीब 10 किलोमीटर दूर पर है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, जो कि सबसे छोटा रामसर स्थल है, ये उन्नाव में स्थित है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा में है। समस पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में। समन कंफ्यूज नहीं करना है, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में और समसपुर पक्षी अभयारण्य जो है रायबरेली में है। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई में। सरसई नावर झील इटावा में है। सुर सरोवर इटावा में है। ऊपरी गंगा नदी, जो कि सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल है, ये बुलंदशहर में है, जो कि ब्रिजघाट से लेकर नरोरा स्ट्रेच में फैला हुआ है। बखीरा पक्षी अभयारण्य संत कबीर नगर में है। ये हो गया उत्तर प्रदेश के 10 रामसर स्थल। तो आपका टॉपिक ये ख़त्म होता है रामसर स्थल वाला। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। बाकी पढ़ते रहिए दोस्तों। किसी भी आपको एग्ज़ाम का, जो भी आप एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, लाइक आपका स्टेट पीसीएस हो गया या फिर और बीओ वगैरह की जो वैकेंसी आ रही है, समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आ रही है, अगर आपको उसका पेड ग्रुप चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी फिर मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।